नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के लिए ये हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। सबसे पहले जो पहला सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश दिए गए हैं, अपठित काव्यांश दिए गए हैं। आइए इनको हल कर लेते हैं। सबसे पहला गद्यांश आप यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं। पहले इसको ध्यान से आपने पढ़ना है और यहाँ से पूछे गए प्रश्नों को आपने हल करना है। तो आइए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं? जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं, जो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक वस्तुएं कहते हैं, जो नष्ट हो सकती हैं। भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं? जो हमारे आसपास जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती हैं, उन्हें हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। किसकी दृष्टि से? यानी कि ईश्वर की दृष्टि से जो आसपास की सांसारिक वस्तुएं होती हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। और भारतवर्ष में, भारत की संस्कृति में इन बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे अंदर जो तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, हमारे जो गुण हैं, जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, उनका महत्व ज़्यादा है बजाय कि बाहरी जो सांसारिक वस्तुएं हैं। वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट क्या होता है? जो बहुत ही तुच्छ होता है, छोटा होता है। भारतवर्ष ने उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को सुधारने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। कोटि कोटि क्या होता है? करोड़ों लोग। कोटि का अर्थ होता है करोड़। दरिद्र जनों की हीन अवस्था को, दुर्व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक नियम और कानून बनाए गए हैं। जिन लोगों को इन्हें कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया, वे अपने कर्तव्यों को भूलकर अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे। अब जिन लोगों को ये काम सौंपा गया कि तुम इन लोगों की हीन अवस्था को सुधारो, कुछ नियम और कानून बनाए गए, और जो नियम और कानून जिनका पालन करवाने के लिए जिन लोगों का चुनाव किया गया, वो ही अपने कर्तव्य को भूल गए हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो जब व्यक्ति इस तरह से अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे, तो क्या वो कार्य पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वे लक्ष्य की बात भूल गए और लोभ, मोह जैसे विकारों में फंसकर रह गए। आदर्श उनके लिए मजाक का विषय बन गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। तो जो आदर्श व्यवहार होता है, जो अच्छी बातें होती हैं, वो उनके लिए मजाक का विषय बन गया कि वो अब किसी नियम या कानून का पालन करवाने के लिए बाध्य नहीं हैं, बल्कि अपनी सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। परिणाम जो होना था वही हो रहा है। लोग लोभ और मोह में पड़कर अनर्थ कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर नियम और कानून का पालन नहीं किया जाएगा, मजाक बनाया जाएगा, आदर्शों का, अच्छे गुणों का मजाक बनाया जाएगा, तो जिसका परिणाम यही हो सकता है कि लोग लोभ और मोह में पड़कर अनर्थ करेंगे, गलत कार्य करेंगे। इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। हालांकि एक नकारात्मक पहलू है, कुछ लोग अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, लेकिन फिर भी आशा अभी भी बाकी है। और आशा की ज्योति के आधार पर अभी भी हम भारतवर्ष को बहुत ही आगे लेकर जा सकते हैं। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारे आदर्श मूल्य हैं, उनका पालन हम कर सकते हैं, और जो दरिद्र जन हैं उनका हम कल्याण कर सकते हैं, लोगों को सही मार्ग पर लेकर आ सकते हैं। तो ये हमारा गद्यांश दिया गया था, और इसका जो मूल भाव है, एक बार पढ़ने के बाद अगर हमें समझ में नहीं आता है तो जल्दी से हमें इसे दोबारा पढ़ लेना चाहिए, ताकि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आसानी से हम हल कर सकें। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर आप बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। भौतिक वस्तुओं के संग्रह से क्या तात्पर्य है? तो अगर हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अभी अभी जब हमने गद्यांश को पढ़ा था तो हमने जाना भौतिक वस्तुएं क्या होती है? जो सांसारिक वस्तुएं होती है, जिनका हम उपयोग करते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए।
यहाँ पर हम देख सकते हैं भूतकाल की वस्तुएं, अगर भौतिक वस्तुओं के साथ तुकबंदी करें, राइमिंग करें तो हम कह सकते हैं भूतकाल की वस्तुएं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आधुनिक वस्तुएं, ये भी गलत है। संसार से विमुख करने वाली वस्तुएं, ये भी गलत है। सांसारिक सुख देने वाली वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? भौतिक वस्तुएं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। भारतवर्ष ने किसको सदा संयम से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है? तो भारतवर्ष की जो संस्कृति है, जो मान्यताएं हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो किसके ऊपर विश्वास रखते हैं कि जो मन और बुद्धि है वो भटकती रहती है, तो मन और बुद्धि को हमेशा संयम में बांध कर रखना चाहिए, नियम में बांध कर रखना चाहिए। तो पहला ही विकल्प क्या है? सही है। यहाँ पर आपको सभी विकल्प ध्यान से पढ़ने हैं और जो सबसे सही विकल्प है उसके साथ आपको जाना है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अनेक नियम कानून बनने के बाद भी गरीबों की दशा न सुधरने का क्या कारण है? अभी अभी अब गद्यांश को हमने पढ़ा है और वहाँ पर बात की गई है कि जो नियम और कायदे हैं उनको सही तरीके से पालन नहीं किया जाता, और जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो इस नियम और कानून को बनाने वाले हैं, जिनका पालन करवाने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर? यहाँ पर पहला विकल्प सही है, तो पहले विकल्प का हम यहाँ पर चुनाव करेंगे। आगे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। आदर्श किनके लिए मजाक का विषय बन गया है? तो गद्यांश आपने पढ़ा है, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो अभी अभी हमने गद्यांश को पढ़ा था, जिन अधिकारियों को दरिद्र जनों की हीन अवस्था को सुधारने के लिए कायदे कानून बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लोभ और मोह में फंस गए हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिखना है। आगे बढ़ जाते हैं। कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों के विकारों में फंस जाने का क्या परिणाम हुआ? तो गद्यांश आपने पढ़ा है, उसको आप दोबारा से जाकर पढ़ सकते हैं। तो जो तय किए गए लक्ष्य थे उनको प्राप्त नहीं किया जा सका, जिससे भारतवर्ष में दरिद्र जनों की जो हालत है वो वैसी ही है, बल्कि और भी गंभीर हो गई है, और जिसके परिणाम स्वरूप दरिद्र जनों की खराब हालत के लिए इन्हीं अधिकारियों के विकारों में फंस जाने का ये परिणाम हम कह सकते हैं। अगर वो अपना नियम और कानून सही तरीके से पालन करवाते तो उनकी दशा को सुधारा जा सकता था। तो इसी से संबंधित करके आपको यहाँ पर अपना उत्तर लिखना है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और गद्यांश आपको दिया गया है। ये थोड़ा छोटा गद्यांश है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा और इसी प्रकार से यहाँ से भी आपको प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। प्रत्येक राष्ट्र अभिमानी के हृदय में देश, अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। उत्सर्ग करना क्या होता है? प्राणों की आहुति देना, अपनी जान की बाजी लगा देना। जिस देश के निवासियों के हृदय में ये उत्सर्ग भावना नहीं होती, अपने प्राणों को समर्पित करने की भावना नहीं होती, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो जब तक हमारे नागरिक देशभक्त नहीं बनेंगे और सभी के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ये भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वे अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनुचित्य का निवारण करें। अनुचित्य क्या होता है? जो उचित नहीं होता, जो गलत होता है, उसको हमें दूर करना चाहिए। निवारण करना यानी कि दूर करना। धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे। अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुंह मोड़कर उसे धोखा न दे। तो किस तरह से एक राष्ट्र अभिमानी व्यक्ति होता है, वो किस तरह से अपने राष्ट्र के लिए, अपनी राष्ट्रभाषा के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके मन में देशभक्ति की भावना होती है और सार्वजनिक हित की भावना होती है। सभी लोगों की भलाई के बारे में वो सोचता है। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पराधीन राष्ट्र खो बैठता है। पराधीन क्या होता है? जो गुलाम होता है, जो दूसरों के अधीन होता है, तो वो क्या खो बैठता है? तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में सबसे सही के बारे में आपको यहाँ पर सोचना है। अपनी समृद्धि खो बैठता है, अपनी भाषा, अपनी उत्सर्ग भावना, अपनी न्याय चेतना। तो वो अपनी समृद्धि को खो बैठता है, जो उसका वैभव होता है, गौरव होता है, वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या है? सही है। देशभक्ति प्रेरित करती है। तो देशभक्ति जो है वो क्या कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आप दोबारा से इनको पढ़ सकते हैं।
अनुचितता का निवारण करने के लिए, बिल्कुल सही है, ये अभी अभी हमने पढ़ा था। भ्रष्टाचार हेतु लड़ने के लिए, अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, पराधीनता के लिए युद्ध करने हेतु। तो यहाँ पर जो गद्यांश है उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर भी कौन सा सही है? पहला विकल्प सही है। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो गद्यांश है इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको सोचना है और यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर सामाजिक चेतना का वर्णन करना, पराधीनता के भाव को बोध कराना, देशभक्ति की भावना को जागृत करना। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? देशभक्ति की भावना को जागृत करना, ताकि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें, सभी के बारे में सोच सकें। अपनी देशभक्ति की भावना को जागृत करना, यही इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पर पूछा गया है, प्रत्येक राष्ट्र अभिमानी के हृदय में किस बात का अभिमान होता है? तो किस बात का अभिमान होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, अपने देश की संस्कृति के प्रति प्रेम होता है, अपने देश की भाषा के प्रति प्रेम होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, प्रत्येक राष्ट्र अभिमानी के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश की संस्कृति के प्रति और अपने देश की भाषा के प्रति क्या होता है? अभिमान होता है, और इनके लिए वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आगे आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय महत्व का अस्तित्व किसके बिना नहीं हो सकता? तो किसके बिना नहीं हो सकता? देशभक्ति की भावना के बिना, सार्वजनिक हित की भावना के बिना, लोक कल्याण की भावना के बिना, समाज कल्याण की भावना के बिना राष्ट्रीय महत्व का अस्तित्व किसके बिना नहीं हो सकता? तो गद्यांश के हिसाब से आपको उत्तर लिखना है, देशभक्ति की भावना, सार्वजनिक हित की भावना, लोक कल्याण की भावना, समाज कल्याण की भावना, इनके बिना राष्ट्रीय महत्व का अस्तित्व नहीं हो सकता। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। तो यहाँ पर ग्राम देवता को संबोधित कर कर कवि कहता है कि तुम्हें मेरा नमस्कार है और तुमने सोने चांदी को नहीं बल्कि मिट्टी से प्यार किया है। तो ये ग्राम देवता, गाँव का देवता किसे कहा गया है? मिट्टी से कौन प्यार करता है? किसान प्यार करता है। सोने चांदी किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? सुनार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो शहरों में लोग रहते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं। लेकिन जो ग्राम देवता होता है, गाँव का जो देवता है, जो किसान है, वो किससे प्यार करता है? मिट्टी से प्यार करता है। तो यहाँ पर किसान की तुलना किससे की गई है? ग्राम देवता से। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। तो यहाँ पर किसान के बारे में बताया गया है कि तुम अपने श्रम से, अपने वैभव के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, जो जड़ है जिसमें जीवन नहीं है उसमें भी चेतन का विकास करते हो। जो बीज है, बीज को बोकर तुम वहाँ से फसलें उगाते हो। दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। तो दाने दाने जो किसान हैं अपनी भूमि में, अपनी मिट्टी में रोपते हैं और उससे फसलें उत्पन्न होती हैं, और सौ सौ दाने, एक एक दाने से सौ सौ दाने, यानी कि बहुत सारी फसल वो उगाते हैं, अनाज पैदा करते हैं और सभी का भरण पोषण करते हैं। किसान के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। किसान जब तक भोजन उत्पन्न नहीं करेगा तब तक किसी का पेट नहीं भर सकता है। ये है पसीनों की धारा, ये गंगा की ध्वल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार। तो कवि कहता है कि हे ग्राम देवता, हे किसान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मेरा तुम प्रणाम स्वीकार करो। ये जो तुम पसीना बहाते हो, जो बीज बोते हो मिट्टी में और उससे फसल लहलहाती है और फिर भोजन बनता है और हर किसी का पेट तुम पालते हो, हर किसी का पेट तुम पालते हो, देश को आगे बढ़ाते हो। ये गंगा की है ध्वल धार। ध्वल क्या होता है? उज्ज्वल होता है। यह गंगा की है ध्वल धार। तो ये जो तुम्हारे पसीने हैं, ये पसीने सिर्फ पसीने नहीं हैं बल्कि गंगा की उज्ज्वल धारा के समान हैं, पवित्र हैं। तुम्हारे पसीने से ही हर किसी जन का पेट भरता है। तुम मेहनत करते हो, फसल उगाते हो, सबके लिए भोजन उत्पन्न करते हो। इसीलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम्हारी मेहनत को नमस्कार करता हूँ, तुम्हारे परिश्रम को नमस्कार करता हूँ और तुम्हारे समर्पण को नमस्कार करता हूँ। तुम जनमन के अधिनायक हो, तुम हंसो की फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, ये राज्य तुम्हारा है अशेष। तो आगे कवि कहते हैं कि तुम जनमन के अधिनायक हो, तुम सबके नेता हो, तुम जनमन के अधिनायक हो, तुम हर व्यक्ति के क्या हो? अधिनायक हो, नेता हो, श्रेष्ठ हो तुम सब में।
तुम हंसो कि फूले फले देश, अगर तुम हंसोगे, तुम मेहनत करोगे, तुम सबके लिए अन्न उत्पन्न करोगे, तो ये जो देश है ये फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा, इसका पालन पोषण होगा। आओ सिंहासन पर बैठो। सिंहासन पर बड़े बड़े नेता बैठे हैं, वो सही मायने में देश के नेता नहीं हैं, बल्कि तुम हो हे ग्राम देवता, हे किसान देवता, तुम अधिनायक हो, तुम इस सिंहासन के अधिकारी हो, इस देश के सही मायने में राजा तुम कहलाते हो। ये राज्य तुम्हारा है अशेष, जो भी राज्य है, जो भी ये पूरा देश है, इसके ऊपर तुम्हारा ही अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि सही मायने में तुम्हारी जो मेहनत है, तुम्हारी जो परिश्रम है, वही इस देश के नागरिकों का पेट पालती है, उनको ऊर्जावान बनाकर रखती है, कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर कवि किसान देवता को ग्राम देवता कहकर बुलाता है और उसकी मेहनत, परिश्रम और उसके समर्पण को यहाँ पर दिखाता है। तो अगर आपको काव्यांश समझ में आ गया है तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ग्राम देवता कौन है? तो आसान है, अगर हमें समझ में आ गया है तो ग्राम देवता कौन है? ग्रामीण किसान की बात की गई है, यानी कि बी विकल्प सही है। ग्राम देवता किससे प्यार करता है? बड़ा ही आसान है, किससे प्यार करता है? सोने चांदी से तो बिल्कुल भी नहीं। पीतल तो यहाँ पर ऐसे ही दे दिया है, काव्यांश में भी नहीं आया है। तो किससे प्यार करता है? मिट्टी से प्यार करता है, मिट्टी में मेहनत करता है, बीज बोता है, फसल उगाता है, अन्न उगाता है और सबको फलने फूलने के लिए पूरे देश के नागरिकों का पेट पालता है, उनके लिए भोजन उपलब्ध कराता है। आगे पूछा गया है, किसान जड़ में चेतन का विकास किसके बल पर करता है? तो जड़ जो भूमि है, जिसमें जीवन नहीं है, वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने श्रम और वैभव से क्या करता है? बीज बोता है और पूरी फसल तैयार करता है, भोजन उत्पन्न करता है, चेतना उत्पन्न करता है। तो अभी अभी हमने पढ़ी है कविता की पंक्तियाँ, अपने श्रम वैभव के बल पर वो क्या करता है? जड़ में चेतन का विकास करता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। आगे आपको इसका उत्तर लिखना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर कुल 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे। पसीनों की धारा की तुलना किससे की गई है? तो अभी अभी काव्यांश हमने पढ़ा था, पसीनों की जो धारा है उसकी तुलना किससे की गई है? गंगा की जो ध्वल धार है, गंगा की धारा, गंगा के पानी के समान उसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर आपको समझकर इसका उत्तर लिखना है और आप लिख सकते हैं, किसान अपने परिश्रम से फसल पैदा करता है। यहाँ पर आपको कविता की लाइन ऐसे के ऐसे नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि अपने उत्तर को समझकर खुद बनाकर आपको लिखना है। किसान अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से फसल पैदा करता है और अपने खेतों में जो परिश्रम करता है उसके दौरान उसके शरीर से जो पसीना उत्पन्न होता है वो कोई साधारण पसीना नहीं है, बल्कि गंगा की धारा के समान वो पवित्र है और उसका महत्व है, उसकी कीमत है। किसानों के शरीर में पसीना ठीक वैसे ही शोभायमान होता है जैसे गंगा की धारा शोभायमान होती है। वैसे ही हम उसकी मेहनत और उसके परिश्रम से निकला हुआ जो पसीना होता है उसको हम पूजनीय मानते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, जैसे गंगा की धारा का सम्मान करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर कविता की लाइन आपको नहीं लिखनी है, बल्कि पहले आपको अपना उत्तर समझना है और अपने शब्दों में इसका उत्तर बनाकर लिखना है, तभी आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, ग्राम देवता को सिंहासन का अधिकारी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ग्राम देवता है, जो किसान है, वही सही मायने में हम कह सकते हैं इस पूरे देश के सिंहासन पर इसका राजा बनने का अधिकारी है। किसान मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद मिट्टी से सोना उपजाता है और हर किसी के पेट को वो पालता है। किसान देश के लोगों का पेट भरता है। किसान की तरक्की से ही किसी देश की तरक्की संभव हो सकती है। किसान की तरक्की के बिना, उसकी खुशहाली के बिना कोई भी देश खुशहाल नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं किसान पूरे देश का निर्माता होता है और इसी कारण से वो जननायक है, हर किसी का नेता है और सही मायने में जो ये सिंहासन बना हुआ है देश के राजा का, वो उसी का अधिकारी है। इस तरीके से यहाँ पर भी आपको कविता की लाइनें नहीं लिखनी है, बल्कि अपने उत्तर को समझकर अपने शब्दों में लिखना है, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सेक्शन 2 आप देख सकते हैं जो व्याकरण और रचना से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 दी गई है जो कि अलंकार से संबंधित है। आपने अवश्य अलंकार पढ़े होंगे। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार आभूषण होते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति आभूषणों का प्रयोग करता है स्वयं को सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, वैसे ही जो हमारा काव्य होता है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो कवि है वो अलंकारों का प्रयोग करते हैं और वो आभूषण की तरह कार्य करते हैं, उसको सजाने का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है इसका अर्थ? आभूषण।
माला फेरत जुग भया फिराने मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपने पहले भी पढ़ी होगी शायद। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इन पंक्तियों के आधार पर बताएंगे यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर मन का, फिराने मन का फेर, मन का, और मन का डारी दे। मन का होता है जो माला का जो मोती होता है उसको हम मन का कहते हैं, और मन का यानी कि अपने हृदय का, अपने मन का, अपने अंतर मन का। तो मन का शब्द के दो अर्थ हैं और दो बार प्रयोग किया गया है इनको, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो यहाँ पर सी विकल्प क्या है, सही है। आगे आपसे पूछा गया है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो तारा घट उषा नागरी, जो उषा है वो एक नागरी, नागरी यहाँ पर क्या होता है, स्त्री होता है, नायिका होता है। तो यहाँ पर जो उषा है, उषा काल क्या होता है, सुबह का जो समय होता है, भोर का जो समय होता है, उसकी तुलना इस तरह से की गई है जैसे कोई युवती है और यहाँ पर उषा रूपी नागरी, अंबर रूपी पनघट। तो यहाँ पर उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप दिखाया गया है। अंबर पनघट, जो अंबर है उसको पनघट ही मान लिया गया है, और जो सुबह का समय है उसको हमने क्या मान लिया है, नागरी यानी कि युवती मान लिया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अंबर रूपी पनघट, उषा रूपी नागरी, यानी कि ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है। तो अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, तीन भी हम कह सकते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण है जो शब्दालंकार का उदाहरण है, तो अनुप्रास। अनुप्रास में शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अनुप्रास में शब्दों के माध्यम से यानी कि वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है और वहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य का सौंदर्य दिखाई देता है। लेकिन बाकी की जो हमारे अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, वो हमारे क्या हैं, अर्थालंकार हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाता है, ये हमारे अर्थालंकार हैं जो बच गए हैं। यहाँ पर उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण क्या है, अर्थालंकार है, और बाकी जो हमारा सही विकल्प है वो क्या है, अनुप्रास है, ये हमारा शब्दालंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है। तो यहाँ पर शब्दालंकार पूछा गया था, यहाँ पर आपसे अर्थालंकार पूछा गया है। तो श्लेष जो हमारा होता है वहाँ पर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है, अनुप्रास यमक में भी ऐसा ही होता है, और रूपक में क्या होता है, उसके अर्थ को जानने की आवश्यकता होती है, अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। तो दूसरा विकल्प सही है। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है और काव्य में चमत्कार उत्पन्न करती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो बड़े आराम से आप अनेक उदाहरण दे सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा उदाहरण याद है और जो मैंने बताया है उसके अलावा कोई उदाहरण आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं आपको आसान सा बता देती हूँ। रघुपति राघव राजा राम, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पर च वर्ण और यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो आपको कोई नया उदाहरण याद है अनुप्रास का तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा मुझे। आपको अगर कोई नया उदाहरण याद है अनुप्रास अलंकार का तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, मैं जरूर पढ़ूंगी। आगे बढ़ जाते हैं, मानवीकरण अलंकार क्या होता है। मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना है मानवीकरण अलंकार का, परिभाषा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा है उतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ निर्जीव वस्तुओं को मानव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, मानव का उसके ऊपर निरूपण किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मैं एक उदाहरण आपको यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ, दूसरा उदाहरण आपको खुद अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताइएगा। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के। तो मेघ यानी कि जो बादल हैं वो बन के, ठन के, सवर के, अच्छे से तैयार होकर आ रहे हैं जैसे कोई इंसान आ रहा है। तो यहाँ पर मेघों का मानवीकरण कर दिया गया है। आपका जो उदाहरण है वो आप मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। उपमा अलंकार को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको परिभाषा भी देनी है, उदाहरण भी लिखना है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है आपको अच्छे से पता होगा, जहाँ उपमेय का उपमान के साथ क्या किया जाता है,
तुलना की जाती है, समानता दिखाई जाती है और बीच में वाचक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। सा, से, सी, सम, सरिस, सरसी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण के लिए आप कौन सा उदाहरण लिख सकते हैं? हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। फूल सी कोमल बच्ची, फूल और जो बच्ची है उसमें समानता दिखाई गई है। चांद सा मुखड़ा भी आप कह सकते हैं। और आपका जो नया उदाहरण है वो मुझे लिखकर आप जरूर बताइए। यमक अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो यमक अलंकार में क्या होता है? जब काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आपको जरूर आता होगा। कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर, वा पाए बोराय। तो यहाँ पर कनक और कनक दो बार प्रयोग किए गए हैं और दोनों बार इनके अर्थ क्या है? अलग अलग है। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना। और कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। काली घटा का घमंड घटा, बड़ा ही आसान सा उदाहरण है। घटा और घटा, घटा एक तो बादल होता है और एक घटा का अर्थ क्या होता है? कम होना। तो इस तरीके से दो बार शब्दों का प्रयोग होता है लेकिन दोनों बार उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग। आपका कोई नया उदाहरण है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। शब्दालंकार और अर्थालंकार को परिभाषित कीजिए। तो अच्छे से आपको परिभाषा लिखनी है। तो शब्दालंकार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काव्य में जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और जब अर्थों के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है या काव्य के सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अर्थालंकार। इसके आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ परिभाषित करना है। तो आपको अच्छे से दोनों की स्पष्ट परिभाषा देनी है, तभी आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सेक्शन 3 दिया गया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। तो आपने पाठ जरूर पढ़े होंगे और वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को, दो बैलों की कथा, प्रेमचंद की जो कथा है, कहानी है, वो आपने पढ़ी है। कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो पशु और मनुष्य का जो आपसी संबंध है, हीरा और मोती का झुरी के साथ कैसा संबंध है, हीरा और मोती का गया के साथ कैसा संबंध है, हीरा और मोती का कांजी हाउस में किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, छोटी बच्ची का उनके साथ कैसा व्यवहार है, आपस में उनका क्या व्यवहार है, इनसे संबंधित बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। और किस तरह से व्यक्त किया गया है वो बातें आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी है। तो इसका उत्तर आप खुद से लिखेंगे। आगे आपसे पूछा गया है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो यहाँ पर लेखिका की जो नानी है वो स्वयं तो भाग नहीं लेती है, लेकिन वो आज़ादी के बारे में बहुत सोचती है। हालांकि जो नाना है वो विलायत से पढ़ के आए हैं और जो विलायती तौर तरीके हैं उनके अनुसार रहते हैं, लेकिन फिर भी जब नानी को एहसास होता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो वो उनके नाना के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, प्यारेलाल, उनको बुलवाती है और अपनी बेटी की शादी किससे करवाती है? स्वतंत्रता सेनानी से। उनको लगता है कि अगर उसकी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से हो जाएगी तो वो सीधे रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग जरूर ले पाएंगी। तो इस तरीके से, सीधे तरीके से उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, बल्कि उन्होंने दूसरे तरीके से किसी न किसी रूप में उन्होंने इस तरह से आंदोलन में भाग लिया। तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से लिखनी पड़ेगी, पूरी बात लिखनी पड़ेगी, तभी आपको नंबर मिलेंगे। बाढ़ से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो पानी में घिरे हुए लोग कविता आपने पढ़ी है, उसी से संबंधित ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो जब बाढ़ में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो किस तरह के सुझाव आप देंगे ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके? नदियों के किनारे मजबूत बांध बनाए जा सकते हैं, ये सरकार का काम है। बांध के निर्माण से बाढ़ को किसी हद तक रोका जा सकता है। पेड़ों को लगाया जा सकता है, पेड़ लगाने से भी काफ़ी हद तक हम बाढ़ को रोक सकते हैं। जल ग्रहण क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव पर नियंत्रण, जहां पर बाढ़ आने की स्थिति होती है वहां पर ज़्यादा जनसंख्या बसने ना दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नदियों के मार्ग में स्थान स्थान पर जल इकट्ठा करने की सुविधा, जिससे अचानक से बाढ़ आने से उसे रोका जा सके। और सिंचाई के लिए जल का प्रयोग किया जा सकता है, बांध बनाकर इस तरह से हम पानी का प्रबंधन कर सकते हैं और हम बाढ़ से किसी हद तक बच सकते हैं। अगर बाढ़ आने वाली है तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर पहले से ही जानकारी मिल जाती है तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। अगर जानकारी भी नहीं है और बाढ़ में फंस जाते हैं तो आसपास जो भी ज़रूरी सामान है, जितना जल्दी हम इकट्ठा कर सकें, जिसको हम बहुत दूर तक लेकर जा सकें, जिससे कुछ दिनों तक हम जीवित रह सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें, इस तरह का सामान हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए। कुछ दवाइयाँ भी रख लेनी चाहिए, कुछ सूखा खाने का सामान रख लेना चाहिए, जैसे चने होते हैं, और इस तरह की सामग्री जो होती है वो हमें ऊर्जा भी देती
देती है और साथ में इसको ले जाना भी आसान रहता है। और सबसे बड़ी बात है, बाढ़ में लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए, अपने मन को मजबूत रखना चाहिए और धैर्य और मजबूती के साथ आसपास अगर कोई ऐसा जुगाड़ हो सकता है, लोगों की मदद मिल सकती है, उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें आप बहुत सारे सुझाव लिख सकते हैं और बहुत अच्छा सोचकर आपको विस्तार से इसके सुझाव लिखने हैं। जितने अच्छे सुझाव आप देंगे उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पठित गद्यांश दिया गया है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। आइए इसको पढ़कर देख लेते हैं कौन से पाठ से इसे लिया गया है। वह एक निहायत दुबला पतला आदमी था। तो ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपने एक कहानी पढ़ी थी और कौन सी कहानी पढ़ी थी? कैलाश बनवासी की। अभी कुछ याद आया आपको? कौन सी कहानी थी? जादू टूटता है। पिचकी हुई गाल में कटोरे जैसे गड्ढे थे। रंग कभी गोरा रहा होगा पर अब तो उसका हल्का आभास ही बाकी है। वह कब का रंग छोड़ चुकी एक ढीली शर्ट पहने था, कंधे पर एक थैला लटकाए। उम्र 35-40 के बीच रही होगी लेकिन दिखता 48-50 का था। गरीबी और अभाव समय से पहले आदमी को कैसे बूढ़ा कर देते हैं, वह इसका जीता जागता नमूना था, देश के लाखों अभावग्रस्त लोगों की मानिंद। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण सिंह है उसके बारे में बताया गया है कि गरीबी के कारण, अभाव के कारण, बेरोजगारी के कारण किस तरह से वो अपनी उम्र से बड़ा दिखता है, 48-50 का दिख रहा है, हालांकि 35-40 ही उसकी उम्र है। तो इसी से संबंधित करके आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है, समय से पहले आदमी बूढ़ा कैसे हो जाता है। तो बड़ा ही आसान सा इसका उत्तर है, गरीबी, अभाव और बेरोजगारी के कारण व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, जैसे कि लक्ष्मण सिंह हो जाता है, और जो जिम्मेदारियों का बोझ होता है उसके कंधों पर आ पड़ता है और इस कारण से वो समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है, जैसा कि कहानी में हम लक्ष्मण सिंह को देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपना उत्तर बनाकर यहाँ पर लिखना है। आगे आपसे पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश में देश की किस समस्या की तरफ लेखक ने इशारा किया है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है देश की वो क्या है? गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है और ये सारी जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लक्ष्मण सिंह अपना हुनर कितने अच्छे से दिखाता है और बिल्कुल हीरो की तरह, एक कलाकार की भांति कितना ताकतवर वो दिखाई देता है, लेकिन बाद में वो कितना मजबूर और लाचार है। उसके पास 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कोई नौकरी नहीं है, कोई साधन नहीं है और इस कारण से वह और उसका परिवार एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते हैं। तो किस समस्या की ओर इशारा किया गया है इसके बारे में आपने यहाँ पर विस्तार से लिखना है। हम कह सकते हैं गरीबी, भुखमरी, लाचारी, सामाजिक बेबसी, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे सेक्शन 4 दिया गया है जो लेखन से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 2 पत्र दिए गए हैं और दोनों ही अनौपचारिक पत्र हैं। इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और दोनों में से किसी एक को हल करना है। छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई, छात्रावास क्या होता है? हॉस्टल होता है। तो आपका छोटा भाई छात्रावास में, हॉस्टल में रहता है और मन लगाकर अध्ययन करने की सलाह आपको देनी है। हो सकता है कि वो घर से दूर रहता है तो पढ़ाई में उसका ध्यान ना लगता हो या किसी गलत संगत में फंस गया हो या किसी बुरी आदत में फंस गया हो। तो आपको अपना पत्र लिखना है और उसको सुझाव देना है, सलाह देनी है कि किस तरह से उसका मन पढ़ाई में लग सके। यहाँ पर 80 से 100 शब्दों में आपने ये पत्र लिखना है। अगर आप ये पत्र नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर दूसरा भी आप पढ़ सकते हैं। अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखिए। तो बड़े ही आसान से पत्र हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। आप अपने छोटे भाई को कैसे समझाएंगे या अपने दोस्त को अपने भाई की शादी में कैसे बुलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, उसका ध्यान रखना है। किस तरह से ऊपर आपको पता लिखना है, दिनांक लिखना है, संबोधन कैसे करना है, समापन कैसे करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं इसका पूरा लिखकर आपको नहीं बताऊंगी, बल्कि आप इसका खुद से यहाँ पर लिखकर अभ्यास कर सकते हैं और इससे संबंधित आप वीडियो भी देख सकते हैं। पत्र लेखन कैसे किया जाता है, पत्र लेखन का प्रारूप क्या होता है, इससे संबंधित आप वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निबंध आपको लिखना है और यहाँ पर भी 2 आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक विषय आपको चुनना है। पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही आम समस्या है। आसपास कितना प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आपने 150 से 200 शब्दों के बीच में एक निबंध तैयार करना है, अच्छे से लिखना है। और साथ में विज्ञान का महत्व। तो दोनों ही टॉपिक बहुत आसान है, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। प्रदूषण की समस्या तो अपने आसपास हम कितना देखते हैं, और विज्ञान का महत्व यानी कि साइंस का हमारे जीवन में कितना महत्व है। साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम अपने जीवन की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।
विज्ञान और तकनीकी के बिना आजकल हम जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कितने नए नए आविष्कार हो गए हैं, कितनी नई नई मशीनें आ गई हैं। तो इसके बारे में आप कोई भी एक निबंध लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका अंतिम प्रश्न दिया गया है, ये आपका है यात्रा वृत्तांत से संबंधित। निबंध में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 150 से 200 शब्दों के बीच में देना है। और यहाँ पर है आपके 2 विषय दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का आपने यात्रा वृत्तांत लिखना है। मेरी अविस्मरणीय यात्रा पर एक यात्रा वृत्तांत लिखिए। तो अविस्मरणीय यात्रा क्या होती है? जिसको आप भुला नहीं सकते। आप अपने परिवार के साथ, किसी दोस्त के साथ, या गांव में, या किसी पहाड़ी क्षेत्र में, या किसी समुद्र के किनारे, कहीं पर भी आप घूमने गए हैं और उस यात्रा को आप भुला नहीं पाते हैं, उसकी यादें अभी भी आपके मन में रहती हैं। तो ऐसी कोई यात्रा अपने जीवन से जुड़ी हुई आपको सोचनी है और उसके बारे में आपने विस्तार से लिखना है। जैसे आप पूरा पैराग्राफ्स लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, वैसे ही आपने पूरी यात्रा के बारे में वर्णन करके लिखना है। या तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर अथवा करके आप दूसरा ये विषय दिया गया है, ये भी यात्रा वृत्तांत ही है, शब्दों को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। अपनी किसी भी यात्रा में हुए अनुभव, तो यहाँ पर आपको यात्रा का पूरा विस्तार से वर्णन करना है और यहाँ पर जो आपने अनुभव किया, अच्छा किया या बुरा किया, किस तरह का आपका अनुभव रहा, उसके ऊपर ज़्यादा आपने फोकस रखना है। तो थोड़ा सा अंतर है इसमें, वैसे लिखना एक ही तरीके से। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है आप इसे लिख सकते हैं। और इस प्रश्न को आपको छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हर कोई बच्चा लिख सकता है। आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो तो हमें याद ही रहती हैं। बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से हिंदी में अच्छे सेंटेंस बनाकर वाक्यों का निर्माण करके आपने शुद्ध भाषा में इसको पूरा लिखना है। ये आपका अभ्यास पत्र था, जो आपकी फाइनल परीक्षा होगी उसमें भी इसी तरह का अभ्यास आपको करना है, ताकि परीक्षा में अच्छे से आप लिख सकें और हर प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रह सकें। तो यहाँ पर आपने देखा जो अपठित गद्यांश है, पद्यांश है, उनको भी ध्यान से पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं उनके ऊपर भी आपने पूरा काम करना है। और पत्र लेखन, निबंध लेखन और किस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपने देखे, जिनमें 4 विकल्प दिए गए थे और चारों विकल्प को आपको ध्यान से पढ़ना है, वरना गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ में आपने प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।